तो कल आप कर रहे थे टॉपिक फ्रिक्शन के बारे। तो जो फ्रिक्शन का कंसैप्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ਦੀ ही टाइप है, स्टैटिक, काइनेटिक और डायनेमिक। रोलिंग अलग है ना। ਹੁਣ बेटा थोड़ा आइडिया सानू किहदे बारे होया सीगा कि फ्रिक्शन की डायरैक्शन किद्दां लैनी है। ਉਹਦੇ ਲਈ दिमाग 'ਚ गल रखनी है कि जिहड़ी फ्रिक्शन है ना वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, लाइक नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरैक्शन की लेने में तुसी जिहड़ा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उहदे परपेंडिकुलर। तो जिहड़ी फ्रिक्शन है ना उसकी डायरैक्शन पता की लेनी है, अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब समझ नहीं, जे सरफेस प्लेन है ना, तो जे सरफेस प्लेन है फिर अलोंग द सरफेस ही लेनी है ना। तो टेंजेंट वर्ड कॉमन वर्ड है, जनरल वर्ड है। तो जिहड़ा प्लेन सरफेस है उसदे लई पैरेलल वर्ड आ जांदा वा, बट टेंजेंट एक जनरल टर्म है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर उस तो बाद फिर ਆਪਾਂ एक्चुअली डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ न्यू थ्योरी ਤੇ ओल्ड थ्योरी बारे, है ना। तो जिहड़ी न्यू थ्योरी है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि जिहड़ी फ्रिक्शन है ਉਹਦਾ कारण बेसिकली कोल्ड वेल्डिंग है ना। कोल्ड वेल्डिंग मतलब कि जिथे दो सरफेस है, जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ना कि फिजिकली कॉन्टैक्ट है, तो एक तो आप बाहरों देखते हैं तो सानू लगता भी आ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो है न्यू थ्योरी की। पता ओल्ड वेल्डिंग जिहड़ा वा ओल्ड थ्योरी दे विच तां ओह सीगा ना प्रोजेक्शन से डिप्रेशन से इंटरलॉकिंग। तो न्यू थ्योरी जिहड़ी है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन का कारण एक्चुअली की लभा वा कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग कित्थे हुंदी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गल हाँ हुण जदों दो सरफेसिस आपस च टच करदे आ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਐਪਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दे विच दो सरफेसिस दे एटम्स इन्नी ज़्यादा नज़दीक हुंदे है कि उन्हां दे विच एक खास तरह की बॉन्डिंग हो जाती है, जिन्हों कोल्ड वेल्डिंग का नाम दे दिंदे आ। उहदा ओरिजिन बेसिकली की है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस करके है ना जी। तो नेचर दे विच चार तरह दी फोर्सेस है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिहदे नाल असीं कॉमनली फैमिलियर हाँ सारे, है ना। दूजी है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस दे करके। तीजी की है न्यूक्लियर फोर्स। चौथी की है वीक फोर्स। मतलब नेचर इन फोर्सेस की अगर गल करिए तो चार तरह दी फोर्सेस है। किहड़ियां किहड़ियां? पहली ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, दूसरी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीजी स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, ते चौथी वीक फोर्स, है ना। ऑर्डर कोई भी बोल सकते हैं पर ये चार नाम याद होने चाहिए। हुण ये जिहड़ियां चार फोर्सेस है ना बेटा, इहदे विच जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है, सब तो कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सब तो कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल है और सब तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अच्छा, वीकेस्ट फोर्स देखो चार फोर्सेस के नाम ग्रेविटेशनल फोर्स,
दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी हाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स है। वीक फोर्स ਉਹਦਾ नाम है, चारां विचों वीकेस्ट फोर्स जिहड़ी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है एक, तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस तो इन्ने टाइम्स ज्यादा है 10 रेज़ टू पावर, तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नालों 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम्स ज्यादा वा अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और वीक फोर्स जिहड़ी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नालों 10 रेज़ टू पावर 25 टाइम्स ज्यादा। नाम ओदा वीक है बट वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सब तो कमजोर फोर्स है। हुण पुत्र जदों आपां फ्रिक्शन की गल करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की गल करते हैं, टेंशन की गल करते हैं, फ्रिक्शन की, नॉर्मल रिएक्शन की, टेंशन की, इन्हां फोर्सिस का ओरिजिन जिहड़ा वा, इन्हां फोर्सिस दे मगर जिहड़ी फोर्स है वो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। किहड़ी फोर्स है? हाँ, इन्हां सारियां मैं नाम बोले ना, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, तो इन्हां फोर्सिस का ओरिजिन जिहड़ा वा वो किहड़ी फोर्स है? इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस करके हुंदी है ना, रफ आइडिया लिख लो, +2 डिटेल पढ़िया जाएगा। तो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स थानू पता ही है ना। अच्छा हुण बेटा आ जिहड़ियां बाकी दो फोर्सेस है इन्हां नाल साडा हाले कोई कंसर्न नहीं है ना, उहदा नाल साडा कोई कंसर्न नहीं है। तो अगली गल सुनो, हुण इत्थों ही समझ जाओ, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस दे नाल रिलेटेड फोर्स है ना। हुण तुहाडा जिहड़ा मैटर है, जिस लैवल तक आपां पढ़दे हैं +2 तक, तां वो मैटर बनिया काहदा होया? एटम्स तो। ते एटम के अंदर कौन है? प्रोटॉन भी है, इलैक्ट्रॉन भी है, ते न्यू। तो तिन्हां विचों वो तीन जिहड़े है ना, तो उन्हां नूं असीं एलीमेंटरी पार्टिकल्स कह दिंदे हैं, बेसिक पार्टिकल्स। पर एक्चुअली ये जिहड़े 3 पार्टिकल्स है, एलीमेंटरी पार्टिकल्स है, ये 3 नहीं है, इदां दे बहुत होर भी बहुत सारे है, अप्रोक्सीमेटली मोर दैन 200 एलीमेंटरी पार्टिकल्स है। पर उन्हां नाल साडा हाले कोई कंसर्न नहीं, बेफिक्र होकर आपां इन्हां तिन्नां ते कंसनट्रेट करना। और इलैक्ट्रॉन ते प्रोटॉन ये चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। हुण अगर मान लो एक पल लई सानू कहा जाए कि तुहाडा सारा मैटर काहदा बनिया होया? सिर्फ न्यूट्रॉन्स का। इसका मतलब कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उत्थे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होएगी, तो जो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होएगी तो फिर उत्थे मैटर दे नाल फ्रिक्शन, टेंशन वो भी नहीं होंगे, है ना। तो क्योंकि उन्हां दा ओरिजिन किहड़ी फोर्स है? हाँ, उन्हें इदां एक तरह नाल समझना। फिर बेटा जदों तुसीं गल करदे आ फ्रिक्शन दी, वापस आपा फ्रिक्शन दी आना। फ्रिक्शन के बारे ये स्टेटमेंट तुसी 9th 10th क्लास पढ़ी होएगी कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल। ओदा कारण भी थानू पता वा कि जिथे फ्रिक्शन साडी लाइफ के लिए जरूरी है,
उत्थे सानू कुछ नुकसान भी पहुँचाती है, उहदे करके सानू कुछ नुकसान भी है ना। हुण जिहड़ी फ्रिक्शन है उहदा नुकसान की है, एक एग्जाम्पल शायद पहला भी तुहानू दसी सीगी कि फ्रिक्शन का नुकसान जे समझिए तो वो ये है कि इनू प्रैक्टिकली जोड़िए तो जदों तुसी साइकिल की गल करते हैं, मोटरसाइकिल की गल करते हैं, किसी व्हीकल की गल करते हैं, तो उस व्हीकल अगर वो व्हीकल रेस्ट पे है तो उस व्हीकल नू असी मोशन च सैट करना है ना। तो जे मान लो फ्रिक्शन ना होए तो तुसी उस व्हीकल नू चला नहीं सकते, वो फ्रिक्शन ही है जिहदे करके व्हीकल चलदा हो। समझ गए गल नू? ਇਹਦਾ मतलब व्हीकल नू रेस्ट तो मोशन च सैट करना फ्रिक्शन की जरूरत है, ते मोशन च व्हीकल नू रेस्ट पे लैके आना भी वो भी फ्रिक्शन ने ले आना, फ्रिक्शन करके ही आना है ना। पर नुकसान कित्थे लगदा वा कि जिहड़ा फ्यूल बर्न हो रहा वा व्हीकल नू चलाउण च या साइकिल करन च पैडलिंग करनी पै रही लगातार, तो उत्थे फ्रिक्शन सानू माड़ी लगती है ना। पर जे आपां नू ये पता वा कि ये व्हीकल जे फ्रिक्शन ना होए तो ना आप व्हीकल नू स्टार्ट कर सकते हैं ते ना ही चलते हुए व्हीकल नू रोकिया जा सकता है ना। मान लो आप व्हीकल स्टार्ट कर लिया, फ्रिक्शन सी और असी लॉन्ग ड्राइव से निकल गए तो सानू ये पता लग रहा कि जिहड़ा फ्यूल है वो घट रहा वा है ना, वो टैंक च घट रहा वा, तो फ्यूल भरवाने लई हुण पैसे नहीं है तो घर वापस भी आना। तो मान लो आपां प्रे करन लग पे ईश्वर तो, क्योंकि थोड़ी जी फिजिक्स की समझ सी भी हे परमात्मा फ्रिक्शन खत्म कर दे है ना, ताकि फ्यूल सेव हो जाए ना, मेरा ना चले। तो उन्हें सुन ली पुकार, तो उन्हें फ्रिक्शन खत्म करती, तो इनर्शिया करके थोड़ा व्हीकल कंटीन्यूसली चलता रहना वा, पर हुण रुकना नहीं है। हुण जो रोकण की वारी आनी है फिर दोबारा परमात्मा नूं प्रेयर करनी पैनी कि फ्रिक्शन भेज दे है ना। मतलब कहना यह है कि फ्रिक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा वा, नुकसान उहदे कंपैरेटिवली घट है। तो जिहड़ा असीं चलदे भी हां उहदे च भी तुहानूं दस्सिआ फ्रिक्शन के कारण ही असीं चलदे हां, विदाउट फ्रिक्शन तुसीं एक भी स्टैप अगे नहीं जा सकते है ना। तो उहदे लई फिर तुहानूं या तां लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रिकॉयल गन वाला कंसैप्ट यूज करना पड़ेगा एक तो दूसरी जगह जाने के लिए, अदरवाइज विदाउट फ्रिक्शन आप मूव नहीं कर सकते। तो ना आप पेपर से लिख सकते हैं, जी राइटिंग है ना वो भी फ्रिक्शन करके ही पॉसिबल है। समझे गल नूं? या पेपर है तो जो ग्लेज पेपर होंगे थोड़ा जहा लैस फ्रिक्शन वाला वो लिखना साफ नहीं लिख होंगे, तो वह कारण की है कि फ्रिक्शन की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट वो बारे है, बस आप इतने तक। पर नाल ये भी गल बड़ी जरूरी है समझ होनी चाहिए है कि फ्रिक्शन नूं असीं इनक्रीज भी कर सकते हैं तो डिक्रीज भी कर सकते, ठीक है, दोनों तरीके असीं अडॉप्ट कर सकते हैं। पर फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होनी, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन नूं जीरो नहीं किया जा सकता, इनक्रीज डिक्रीज किया जा सकता। तो फ्रिक्शन नूं इनक्रीज करन दे लई किहड़े मैथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं है ना, डिप्रैशन वधा दित्तियां जांदियां फ्रिक्शन नूं। तो टायर्स जिहड़े है ना उन्हां दे उपर प्रोजैक्शन डिप्रैशन बने हुए हैं, तो जो टायर घस जाता वा पूरा प्रोजैक्शन डिप्रैशन खत्म हो गए तो फिर वो स्लिपरी हो जाता व्हीकल साडा है ना, खतरनाक हो जाता। तो फ्रिक्शन जी है उन्होंने इंक्रीज करने के लिए, जिस तरह जो मान लो कि स्लिपरी एरिया वा उत्थे आपां साडस्ट है ना लकड़ का बूरा पा दें या रेता सिटती, वो फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो दूसरे पासे असीं कई जगह पे सानू फ्रिक्शन नूं घटाउण दी भी लोड़ पैंदी है, जिद्दां मशीन दे विच ऑयलिंग करदे आ है ना, जदों तुसीं कोई भी व्हीकल नूं सर्विस लई भेजदे आ तो ऑयलिंग करदे आ ना, डिफरेंट पार्ट्स दी ग्रीस लगांदे आ, तो वो फ्रिक्शन घटा रहे। इसी तरह नाल जदों कैरम बोर्ड खेडदे आ आपां तां उहदे सरफेस ते पाउडर पाने आ, फ्रिक्शन नूं घटाउण दे लई है। तो फ्रिक्शन नूं घटाया भी जा सकदा, वधाया भी जा सकदा, पर
खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हुण बेटा आप अज जिहड़ा टॉपिक जिथे कंसनट्रेट करना वा, ये तो जनरल डिस्कशन है जिहड़ी नोट्स दे विच भी पई है, तुहानूं पढ़ लेना। हुण आपां फ्रिक्शन दी डायरैक्शन बारे गल करनी। हुण फ्रिक्शन दी डायरैक्शन ड्रॉ करदे वक्त तुहाडा दिमाग दे विच किस तरह जो थिंकिंग प्रोसैस है होना चाहिए, उहदे लई बेटा गल नूं समझो कि एक्चुअली जदों भी एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस कॉन्टैक्ट है ना, तो अगर मान लो मेरा आ जो ऊपर वाला हाथ है, इन्हें मैं पिछे नु पुल कर रहा है ना, पुल कर रहा, जे तो यह पुल हो रहा है फिर तो दोनों हाथों में केड़ी फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। जो मैं इधर पुल कर रहा और ये पुल हो रहा मीनस ये दूसरे सरफेस के नाल स्लाइड हो रहा एक्चुअली, फिर तो दोनों केड़ी फ्रिक्शन है, काइनेटिक या डायनामिक, दोनों चीज कोई। पर जे मान लो मैं इन्हें पुल तो कर रहा पर ये हिल नहीं रहा है ना, तो हाँ वो मतलब दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की होएगा एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे टेंड्स टू मूव। टेंड्स टू मूव का मतलब मूव करन दी कोशिश है, सफल नहीं हो रही है ना, एक्चुअली मूव, टेंड्स टू मूव। और एक तीसरा पॉइंट आंदा ऑन द वर्ज टू मूव। वर्ज टू मूव का मतलब बस चलन वाली है, थानू पता लग जाता ना भी धक्का मारिए किसी चीज को, कभी आ हम बस थोड़ा जा जोर लाने की लोड़ है, तुर पैना, तो वर्ज टू मूव है। तो ये टर्म्स जड़ियां ये पता होनी है। और जदों थोड़ी बॉडी टेंड्स टू मूव है या वर्ज टू मूव है, उदों स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, क्योंकि वर्ज टू मूव का मतलब चली नहीं है, चलन वाली है, पर है तो रेस्ट पे है ना। इस कारण करके ये जड़ियां टर्म्स है ये नाल फैमिलियर होना बड़ा जरूरी है। फिर बेटा देखो, जदों भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो फ्रिक्शन क्योंकि दो सरफेसिस के कॉन्टैक्ट होने करके है, तो दो सरफेसिस जिहड़े आ मैं तुहाडे सामने ड्रॉ कर रहा ताकि आपां गल नूं क्लीयरली समझ सकीए। और उहदे लई मैं जान के आ गैप रखिया, तो मैं इसे लिख देना टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। ये है कॉन्टैक्ट ही है, इन्हों ये नहीं देखना हवा च है ना, एक कॉन्टैक्ट है। टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट और आ मैं नाम रखता ए, इनू मैं नाम देता बी, ताकि आपां नूं बोलते वक्त आसानी होए तो थानू समझते वक्त आसानी। हुण बेटा ये जिहड़े दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट है, ध्यान नाल गल सुनियो। अगर मैं कहना वा कि आपां बी नूं पुश कर रहे हैं, बी नूं पुश कर रहे हैं, पर जिहड़ी बी है वो किहड़ी स्टेट च है, टेंड्स टू मूव। इसका मीनिंग की है, बी और एच केड़ी फ्रिक्शन होएगी बच्चे, स्टैटिक होएगी। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन च होएगी, देखो हम गल नूं समझो। हुण इस डायग्राम च जिहड़ियां दो बॉडी आपस च कॉन्टैक्ट है, वो आपां उन्हां दे नाम लिखे हुए हैं, ए है। हुण ए और बी चों केड़ी बॉडी है जिहड़ी टेंड्स टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ए, बी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ए मूव करना चाहती है, कोशिश है ना, ट्राई कर रही है, टेंड्स टू मूव। हुण इहदे विच बेटा ध्यान नाल गल सुनियो, तो अगर बी ए दे अकॉर्डिंगली कोशिश कर रही है मूव करना,
तो थोड़े अकॉर्डिंगली वो राइट वाल कोशिश कर रही है लेफ्ट वाल? राइट वाल कोशिश कर रही है ना जाना। तो अगर बी विद रिस्पेक्ट टू ए राइट वाल जाना चाहती है तो वो जा नहीं पा रही, तो उन्होंने किहने रोकिया वा? केड़ी फ्रिक्शन ने? तो फिर रोक किदां सकदी है? तो इसका मतलब आ होएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। एस ये स्टैटिक गल सुनो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग केड़े से रही है? लगा कौन रही है? ए लगा रही है ना? ए लगा रही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली जे आ वाली फ्रिक्शन ए ने बी पे लगाई है तो फिर बी भी तो किधर में है ना? ये आप इस तरह शो कर सकते। समझ आई गल? रुद्राक्ष समझ आ रही है? पवनीत, विश्व, ठीक है। अच्छा हम ध्यान दियो, फर्क समझियो। अगर बेटा इस तरीके नाल होए फिर केड़ी फ्रिक्शन होएगी? स्टैटिक ही होएगी। हुण किदां होएगी? हुण ऑपोजिट फिर है ना? हुण इदां ते इदां हो जाएगी। क्लियर? अच्छा फिर बेटा इसे गल नूं मैं दोबारा इस फॉर्म च पूछ रहा। देखो ये आ थोड़ा टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड है। जान के मैं गैप दिखा रहा, दोनों कॉन्टेक्स्ट है, टेबल एंड बॉडी बोथ आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक है। हुण ये जी बॉडी है और एक टेबल है। अगर मैं कहा इस टेबल नूं असीं की कर रहे हैं? पुल। आ देखो पुत्र ते आ टेबल कादे ते पिया? जमीन ते अर्थ ते रखे है ना कमल लो। हुण आ मैं सिचुएशन तुहाडे सामने लिख रहा, ध्यान नाल समझियो गल नूं। टेबल नूं आपां कर रहे हैं पुल। टेबल remains at rest as well as body on the table also remains at rest। आप टेबल नूं पुल तो कर रहे हैं पर टेबल हिल नहीं गया, तो क्या टेबल पे फ्रिक्शन लग रही है? कितनियां लग रही हैं टेबल पे फ्रिक्शन? कौन कौन लगा रहा? अर्थ से एक ऑब्जेक्ट है ना?
पहला अर्थ से ध्यान दो, जे आप अर्थ के अकॉर्डिंगली सोचिए तो अर्थ टेबल पे जी फ्रिक्शन लगा रही है उसकी नेचर की हो स्टैटिक, ते किधर नु हो राइट साइड हो। पता लग गया क्यों? क्योंकि टेबल अर्थ के अकॉर्डिंगली लेफ्ट वाल जाना चाहता वा, क्योंकि है ना। तो फ्रिक्शन, तो ये आ गई फ्रिक्शन एफ एस से लगाई गई नहीं है अर्थ ने टेबल पे लगाई अर्थ ने, है ना। अच्छा, आ जी बॉडी है, क्या ये भी टेबल पे फ्रिक्शन लगा रही है? तो टेबल जमीन नाल भी तो रेस्ट ही थी। बोलो है, टेबल और बॉडी कॉन्टेक्ट है। टेबल बॉडी के अकॉर्डिंगली चलना चाहता वा, जिदा पिछले केस बॉडी चलना चाहती थी, चाहे उदों भी तो बॉडी भी तो टेबल के हिसाब ना की थी पिछली बार सबसे। हुण ये टेबल बॉडी के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है कि टेंड्स टू मूव है? क्यों? क्योंकि रेस्ट पे है ना, बॉडी वाले ऊपर पे ही रेस्ट पे है। तो एदा मतलब बॉडी टेबल से केड़ी फ्रिक्शन लगाऊ? किधर नू लगाऊ? राइट साइड नू। क्यों? क्योंकि टेबल लेफ्ट वाल नू जाना चाहता ना, बॉडी के अकॉर्डिंगली भी नीचे भी। तो इट मीन्स केड़ी फ्रिक्शन हो? सॉरी, टेबल पे होगी, टेबल पे लगाए ना, टेबल जाना चाहता बॉडी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट वाल, तो टेबल पे होगी एफ एस लगाई गए हैं टेबल पे बॉडी ने। तो फिर टेबल बॉडी पे फ्रिक्शन कितनी लगाऊ? बीटी नाम लिखते ना पहचान हो जाए। समझ आ रही गल? हाँ जी बेटा। अर्थ वाली पता लग गई है। हुण आ देखो ना, ये जो टेबल है ये लेफ्ट वाल जाना चाहता वा पर जा नहीं पा रहा, रेस्ट पे है। तो क्योंकि ये टेबल नीचे वाले सरफेस नाल भी कॉन्टेक्ट है, ऊपर वाली बॉडी नाल भी कॉन्टेक्ट है, चाहे मैं गैप दिखाया पर मैं दसिया भी। तो हुण ये टेबल ऊपर वाली बॉडी के अकॉर्डिंगली किधर नू जाना चाहता? लेफ्ट वाल नू। इसका मतलब ऊपर वाली बॉडी भी इनू लेफ्ट वाल जान तो रोक रही है। कितना रोक पाई? ये बॉडी टेबल पे स्टैटिक फ्रिक्शन राइट वाल लगा के, तो है ना। ये टेबल जमीन के अकॉर्डिंगली भी लेफ्ट वाल जाना चाहना, तो ये जमीन भी उन्होंने कितना रोक पाई है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा के राइट वाल में। तो दोनों केसेस आ गए। और आ जो फ्रिक्शन है ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली आप लिखता ना, ये वाला केस। हुण समझ आई तेनों चित्राक्ष? हुण दोबारा देखो, अगर मैं थानू कहा टेबल is moving on the surface but body on the table remains at rest. करो ड्रॉ। ठीक है, तो आ कंडीशन है, इस अकॉर्डिंगली सोचो। हुण क्योंकि इस
कंडीशन के अकॉर्डिंगली जी मैं सिचुएशन थोड़े सामने लिखी है, ये अकॉर्डिंगली टेबल अर्थ के नाल एक्चुअली मूव कर रहा है, अर्थ के अकॉर्डिंगली किधर को मूव कर रहा। इसका मतलब टेबल के ऊपर अर्थ ने केड़ी फ्रिक्शन लगानी है, किधर। हाँ, तो एक काइनेटिक हो जानी है एफ के। समझ आई गल। और राइट क्यों है। हाँ, टेबल किधर को जा रहा, लैफ्ट नु विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो फ्रिक्शन रोकन लई ओनू अपोज करेगी ना ओदे रिलेटिव मोशन नु। हाँ, वो अलग इशू है, हाले ओदे बारे नहीं गल करनी, कुछ उधर नहीं सोचना। हुण इन्हां दोनों च भी फ्रिक्शन होएगी कि नहीं, केड़ी। हाँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट है ना, तो फ्रिक्शन होएगी। और क्योंकि टेबल जमीन के आगे चला गया, पर बुक उहदे नाल नाल ही चल रही है, मतलब टेबल अपने वालों तो कोशिश कर रहा भी बुक तो पिछा छुड़ा ले, पर वो सफल नहीं ना होया। क्यों नहीं सफल होया, फ्रिक्शन उन्होंने छड्डन नहीं दे रही है ना, तो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हुण देखो इथों एक होर जवाब की मिल रहा कि जो आप पुल कर रहे हैं टेबल नो, तो हुण ये बुक टेबल के नाल क्यों चल रही है, आपे नहीं चल रही, कोई जादू नहीं हो रहा है। टेबल और बुक जी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो नाल लिया रही है टेबल। समझ आई गल। तो जो टेबल पे कोई समान गया तो तुसी टेबल में पुल करते हैं, तो समान भी टेबल के नाल नाल जो डिस्प्लेस हो रहा, तो इट मीन वो फ्रिक्शन है जी की। हाँ, तो जे आप टेबल नू झटके ना खिंचीए तो समान डिग पैंदा, इसका मतलब उस वक्त ये जी फ्रिक्शन है ये रेंज तो कम बाहर हो गया। समझ आई गल। तो इस तरीके गल नू समझना, वो भी आप रेंज भी देखांगे किहड़ी हुंदी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ड्रॉ करने का आइडिया थोड़ा जिहा होया, कितना सोचना। चलो जे हो गया तो फिर आ करके देखिए आप। देखो भाई, ये बेटा आप ड्रॉ करता रफ इंक्लाइंड सरफेस। रफ इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ करता, और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखती जिसका मास है m, और ये जी बॉडी है ये इस इंक्लाइंड सरफेस से रेस्ट पे है। ठीक है, तो पहला तो दसो इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही वा, केड़ी केड़ी लग रही है। पहली फोर्स, हाँ करो ड्रॉ। फर्स्ट फोर्स वेट ड्रॉ कर दो। दूजी फोर्स ड्रॉ कर दो। तीजी फोर्स केड़ी करूंगे, स्टैटिक है कि काइनेटिक। क्यों, हाँ किधर नू, हाँ होएगी तो सरफेस से अलॉन्ग ही इदा होएगी कि इदा ऊपर नू। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उन्होंने थले लिया चाहती है, तो आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि फ्रिक्शन उन्होंने रोक दे। तो आ हो गई फ्रिक्शन, है ना। आ फ्रिक्शन
और ਇਹਦਾ नाम आप रख देना एफेक्ट। तो आ वेट mg, आ नॉर्मल रिएक्शन n, पता लग गया। हम इसको एक स्टेप अगे भी जाना। तो बॉडी इक्विलिब्रियम च नहीं है, कितना पता लगा? रेस्ट पे है ना, इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर इक्विलिब्रियम च है तो क्या आप ਇਹਦਾ एनालिसिस कर सकते हैं? कितना कितना करते हैं? एक डायरेक्शन केड़ी सिलेक्ट करते हैं? इनक्लाइंड प्लेन दे अलोंग एक, उस तो बाद फिर की करते हैं आप बनाओ फिर। बना लिया। अच्छा हुण कंपोनेंट्स बनाने तो बाद कुल कितनी फोर्सेस हो गई हैं? चारां विचों हुण ये सारियां फोर्सेस की कर रही हैं? बैलेंसिस। कितना लिख सकते इक्वेशन? लिखो तो फिर एन के बराबर आ जाओ ते स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा। ठीक है, क्लियर? तो एक इक्वेशन, हाँ कर लो बेटा, रीज्वाइन कर